एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल ऑफ टू ब्रोक डॉक्टर्स। आज हमारे साथ है डॉक्टर विक्रम और आज हम इनका लेंगे इंटरव्यू इनकी ब्रांच के बारे में। क्या होता है इस ब्रांच में, आप कैसे आगे कर सकते हो, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है आगे, पीजी लाइफ कैसी होती है, ये सब हम आज डॉक्टर विक्रम से जानेंगे। तो डॉक्टर विक्रम, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। कैसे चल रही है पीजी लाइफ आपकी? जी अभी सही चल रही है, जैसा ब्रांच के हिसाब से सही है। इतनी हेक्टिक नहीं है और इतनी मतलब इजी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ कर नहीं रहे। अच्छा। तो कहाँ से किया आपने एमबीबीएस? कुछ अपने बारे में बताइए सबको, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको। कहाँ से आपने एमबीबीएस की है, कैसे आपका सिलेक्शन हुआ, कैसे? अभी मैंने एमबीबीएस अपने एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर से किया, हम्म। यूजी हम्म। तो 16 बैच से। हम्म। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन कर लिया था। अच्छा फिर का। उसके बाद एसपीएमसी बीकानेर में ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन इसी। बढ़िया। तो कितनी रैंक चाहिए होती है अगर आपको आईएचबीटी एज अ ब्रांच लेनी होती है तो? आईएचबीटी के लिए कॉलेज पे डिपेंड करता है मेनली। हम्म। जैसे अभी एसएमएस सबसे बढ़िया है ब्रांच के लिए। हम्म। और तो एसएमएस की अगर आपकी कॉलेज लेना है तो आपकी 20,000 से 25,000 तक रैंक होनी ऑल इंडिया। ओके 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 ओके। तो बाकी कॉलेजों में आपको 14,000 से 45,000 तक भी मिल जाएगी, और डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे भी। अच्छा। तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता इस ब्रांच के बारे में बताइए, क्योंकि काफी नई ब्रांच है और लोगों को नहीं पता है इस ब्रांच के बारे में ज्यादा। तो इस ब्रांच में एक्चुअली होता क्या है, वो आप प्लीज समझाइए। है। जैसे मैं इस ब्रांच का जैसे नाम अभी स्टेट और नेशनल लेवल पे जब नाम लेते हैं ना, हम्म। तो काउंसलिंग में जब नाम आता है तो स्टेट वाले भी काउंसलिंग में नाम डिसाइड नहीं कर पा रहे। और जो नेशनल है ना, वो मतलब ऑल इंडिया लेवल पे यूजी की काउंसलिंग होती है तो भी वो नाम डिसाइड नहीं कर पा रहे। जैसे स्टेट में जब काउंसलिंग हुई तो इसमें ऑप्शन आ रहा आईएचबीटी। तो इसमें फुल फॉर्म देखे तो इम्यूनो हिमेटोलॉजी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। लेकिन जब हम नीट पीजी की काउंसलिंग करते हैं तो आईएसटीएम, मतलब इम्यूनो हिमेटोलॉजी और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। ओके। जैसे अगर अपन, हाँ, तो इसमें डिफरेंस है ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन का और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। तो इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब ये नहीं कि ब्लड बैंक तो इंक्लूड है ही, इसका मेन पार्ट है ही। इसके अलावा चार चीजें इसमें मोस्ट से अपन का लैब्स होती है, मतलब लेबोरेटरी की टीटीआई लैब्स होती है। तो उसमें जितने भी ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन है जो अपन ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं पेशेंट को जहाँ नीड है, तो उसकी टीटीआई लैब होती है। तो ब्लड बैंक तो है ही है। जितनी भी ब्रांच है जो ब्लड से रिलेटेड हो सकती है और हिमेटोलॉजी से रिलेट हो सकती है। हिमेटोलॉजी में मेनली एनीमिया और प्लेटलेट डिसऑर्डर, इनका पूरा डायग्नोसिस मैनेजमेंट, ये सब कुछ इस ब्रांच में अपन को आना चाहिए। तो इसका जो शेड्यूल है एनएमसी का, वो सभी ब्रांचों में 6 वीक्स की पोस्टिंग्स के लिए कहता है, पीडिया में भी, मेडिसिन में भी, और ऑब्स गायनी में भी, आईसीयू एनेस्थीसिया। 6 मतलब आपकी इनमें पोस्टिंग्स होनी चाहिए। तो एक मल्टी डायमेंशनल ब्रांच है जो सारी क्लिनिकल ब्रांचों से को रिलेशन रखती है। ओके। इसमें जो प्रोसीजर्स हैं, एक जैसे लैब्स की तो हो गई बात है, ऐसे प्रोसीजर्स भी काफी सारे इन्वॉल्व हैं। तो विक्रम, कितने को पीजीज हैं आपके, कैसा एनवायरनमेंट है एसपीएमसी में जैसे? अभी हमारे टोटल 4 सीट्स हैं, और हम्म। 4 सीट्स में 2 गर्ल्स हैं, 2 बॉयज हैं। और तो आपके सारे सीनियर? अच्छे हैं। अच्छा, सीनियर बैच में भी अ, आप लोगों का ऐसा ही है, चार चार सीटें हैं? हाँ, 4 सीट 2023 से स्टार्ट हुई थी, उससे पहले अच्छा 3 3 सीट थी। अच्छा तो अच्छा अच्छा। हमारे जो सेकेंड ईयर है वो 4 है, और थर्ड ईयर है वो 3 है। तो इसमें एज अ पीजी तो आपको क्या काम करना पड़ता है? एज पीजी के लिए आप जितना काम कर सकते हो उतना। बीकानेर में एक्चुअली जैसे कैंसर पेशेंट्स हैं तो यहाँ बीएमटी भी जैसे सीएमएल में करने की जरूरत पड़ती है, तो मंथ में एक बार बीएमटी हो जाती है। तो अभी हम्म। तो हमें फर्स्ट ईयर देते नहीं है, लेकिन हमारे थर्ड ईयर हैं, एसआर हैं, हम्म। वो इसको करते हैं रेजिडेंट। तो बीएमटी हो गई, अपन के एसडीपी हो गई। उसके अलावा क्रॉस मैच, वो जो नॉर्मल ब्लड बैंकिंग का है, जैसे क्रॉस मैच, डोनर फिट लगाना, कैम डोनेशन करना, टीटीआई लैब्स देखना, और सुटेबल ब्लड ग्रुप, कंपेटेबल ब्लड ग्रुप सप्लाई करना, ये नॉर्मल रूटीन वर्क, ये तो करना ही है आपको।
ये जो 3 साल है पीजी के, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो इनमें काम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? मतलब फर्स्ट ईयर का मेजर रोल क्या होता है, सेकंड ईयर का मेजर रोल क्या होता है, थर्ड ईयर का मेजर रोल क्या होता है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। फर्स्ट ईयर में ओनली मॉनिटर करता है। फर्स्ट ईयर में एक्चुअली हमें डॉक्यूमेंटेशन का ज्यादा सिखाया जाता है और ब्लड हम्म बैंक का। मेनली फर्स्ट ईयर में ब्लड बैंक का ही ज्यादा रहता है। सेकेंड ईयर में हमें प्रोसीजर दिए जाएंगे, मतलब ये जो सारे तो हम देख रहे हैं, बीएमटी देख रहे हैं, एसडीपी देख रहे हैं, या गिरनोल एफरेसिस देख रहे हैं, या बाकी जगह जैसे जयपुर में थेरेपेटिक प्लाज्मा एक्सचेंज होता है, तो वो देख रहे हैं। वो सारी चीजें एचएलए जैसे कोटा में अभी चालू है, तो वो फर्स्ट ईयर करता नहीं है, सेकंड ईयर से उनको दे देंगे। तो फर्स्ट ईयर में हम्म। वो देखते हैं। फाइनल ईयर में आपको मतलब जैसे एनएमसी का शेड्यूल है उस हिसाब से तो आपको जैसे क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स में पोस्टिंग में जाना चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि मेन प्रॉब्लम डिपार्टमेंट की थोड़ी सी है कि अभी ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के एचओडी और प्रोफेसर ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के नहीं है, स्टूडेंट ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के हैं। ये आईएचबीटी में, जैसा कि आपने बोला कि आप एसपीएमसी से आईएचबीटी कर रहे हैं, और ये अभी बहुत ही नई ब्रांच आई है, मतलब 2020 में तो ये ब्रांच आई है, एनएमसी ने रूल्स और रेगुलेशंस दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो हमारे जूनियर्स आने वाले हैं, तो उनको अगर आईएचबीटी लेना है तो उनको क्या प्रेफर करना चाहिए? एक पेरिफेरल इंस्टीट्यूट जैसे कि थर्ड टीयर सिटी या फोर्थ टीयर सिटी में, या फिर अच्छे बड़ी बड़ी सिटीज में जैसे कि जयपुर, दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, इन सब में अगर मिल रहा हो तो वो लेना चाहिए? एक बात तो क्लियर है कि पेरिफेरल में ब्रांच अभी मिलेगी ही नहीं। अभी हम्म राजस्थान के तो 6 जो ओल्ड कॉलेज है ना, उसमें हम्म ये स्टार्ट हुई है। उनमें भी हम्म। बहुत कम कम सीट्स हैं। हम्म। तो पेरिफेरी में तो ब्रांच है ही नहीं। और अच्छा। मेनली ब्रांच ये कॉर्पोरेट की है, मतलब ये हम्म प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही ब्रांच है। क्योंकि हम्म। जो बीएमटी जैसा प्रोसीजर 20 लाख रुपए तक का है, मतलब प्राइवेट में, जैसे महावीर कैंसर जयपुर में देखें या टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में देखें, तो 20 लाख का प्रोसीजर है, मतलब ये ब्रांच ही कॉर्पोरेट की है। तो ओके। एज ए फ्रेशर तो उनको ले लेनी चाहिए, क्योंकि जॉब की कोई कमी नहीं रहेगी उनके पास। आपने बोला कि ये ब्रांच हाँ। पैथोलॉजी से ही क्या बोलते हैं, हटी है, बेसिकली पैथोलॉजी का ही एक सब ब्रांच बोल सकते हैं इसको, जो अभी हाँ। एनएमसी ने एक नई ब्रांच बना दी है। लेकिन क्या नहीं आपको नहीं, ऐसा ऐसे लगता नहीं है, सब ब्रांच नहीं बोलेंगे तो मदर ब्रांच बोल सकते हैं। पैथोलॉजी मदर ब्रांच है। पहले बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी में अलग हुए थे पैथोलॉजी से, आज अच्छे डिपार्टमेंट्स रन कर रहे हैं उनके। वो आपकी बात एकदम सही है, लेकिन जैसा मैं बोल रही हूँ कि अभी जो हमारे पूरे इंस्टीट्यूट में, मतलब पूरे इंडिया में जो धुरंधर पैथोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, आपको नहीं लगता कि ये भी तो आपकी जॉब्स कहेंगे कहीं ना कहीं? क्योंकि अभी अभी नई नई ब्रांच आई है, हॉस्पिटल वाले भी बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड पैथोलॉजिस्ट को लेना प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू नए नए आईएचपीटी स्टूडेंट्स को। इसका अ, ये है कि इसमें और प्रोसीजर पैथोलॉजिस्ट कर ही नहीं सकते। जैसे हम्म बीएमटी आप कैसे कर सकते हो कि कभी पैथोलॉजिस्ट ने उसको करा नहीं है। और जो इसमें जो नई चीजें आई हैं एज ए पैथोलॉजिस्ट, मेरे को नहीं लगता इंडिया में कभी ग्रेनुलर साइट एफरेसिस चीजें चीजें उन्होंने करी होगी पेरिफेरल जो। तो आप ऐसे हम्म इसमें और जो प्रोसीजर हो रहे हैं जैसे थेरेपेटिक प्लाज्मा एक्सचेंज, कभी किसी पैथोलॉजिस्ट ने नहीं किया हो। तो जो इसमें हम्म प्रोसीजर्स हैं, जो चीजें हैं, पैथोलॉजिस्ट ने एक काम किया है कि मतलब ब्लड बैंकिंग देखी है। ये मैं हम्म। मानता हूँ कि उन्होंने ब्लड बैंकिंग देखी है, पर इनको क्लिनिकल एक्सपोजर जो और प्रोसीजर है वो उन्होंने नहीं किया। तो जैसे हम बोलते हैं कि पैथो एक पैरा क्लिनिकल ब्रांच है, तो क्या हम आईएचबीटी को एक क्लिनिकल ब्रांच में कंसिडर कर सकते हैं, या हम इसको भी पैरा क्लिनिकल ब्रांच बोलेंगे? नहीं, ये डायग्नोस्टिक और क्लिनिकल ब्रांच है मतलब। तो हम्म इसको पैरा क्लिनिकल नहीं कह सकते इसको, मतलब एनएमसी की गाइडलाइन आप पढ़ेंगे तो उसमें इसको लिख रखा है कि नॉट ओनली ब्लड बैंकिंग, हम्म। जस्ट बियॉन्ड ब्लड बैंकिंग, मतलब आपको पेशेंट के बेड पे जाके इसको ट्रीट कर सकते हैं। ओह, अच्छा अच्छा। मेनली अभी मैंने आपको एग्जांपल ही दिया। हम्म जैसे आप वेस्ट बंगाल में जाओगे तो वहाँ पे कई हॉस्पिटल्स में ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट क्लिनिक्स है, ओपीडी हम्म क्लिनिक्स है। एमएस में भी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, उनके एनीमिया क्लिनिक स्टार्ट हुई है और थेल क्लिनिक उन्होंने अपने अंडर स्टार्ट किया है। तो वो इनके इंडिविजुअल है, अभी डेवलपमेंट में है ब्रांच, तो हो जाएगा। आपके वर्किंग आवर्स यूजुअली क्या रहते हैं? मतलब आप कितने घंटे काम करते हैं? नाइट शिफ्ट वगैरह आपकी रहती है? क्योंकि आपने जैसे बोला आप बीएमटी वगैरह करते हैं, तो वो मैं समझती हूँ इमरजेंसी प्रोसीजर नहीं है, लेकिन फिर भी नाइट शिफ्ट वगैरह कुछ रहती हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो पूरी रात भर चलता है, तो कैसा रहता है आपका? जैसे अभी एज ए फर्स्ट ईयर जैसे बीकानेर में ज्वाइन किया, तो हम्म 4 मंथ तो उन्होंने 12 12 घंटे की शिफ्ट्स दी, हम्म मॉर्निंग टू 8 AM टू 8 PM।
हम्म। फिर उन्होंने 6 आवर्स की ड्यूटी कर दी और नाइट 12 आवर का कर दिया। तो नाइट हमारे मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की लगती है। तो आपने यही ब्रांच क्यों चुनी, मतलब ऐसा क्या था इस ब्रांच में? आपको पहले से ही इस ब्रांच में इंटरेस्ट था, या आपकी रैंक के हिसाब से आपको ये ब्रांच आपने ले ली? क्या कैसे किया आपने? मैंने तो मेरी रैंक के हिसाब से लिए। ऐसा नहीं है कि मुझे ये ब्रांच में आना था या कुछ करना था, लेकिन मैं इस ब्रांच से सेटिस्फाई हूँ टोटली। अगर आपको अपने किसी जूनियर को ये ब्रांच रेफर करनी होगी, या आपको बताना होगा कि आप ले सकते हैं, तो आप सजेस्ट करेंगे ये ब्रांच? उसको अगर अपनी ड्रीम ब्रांच नहीं मिल रही है और वो आगे तैयारी नहीं करना चाहिए, नहीं चाहता, और उसने अपनी मैक्सिमम एफर्ट कर लिए हैं, अगर उसकी इस रेंज में 14,000 तक रैंक है तो उसको डेफिनेटली ले लेनी चाहिए। क्योंकि लेने का रीजन है कि जॉब की उसके पास कमी नहीं रहेगी, ये तो 100% है। जॉब वैकेंसी इसकी ब्रांच का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि गवर्नमेंट सेटअप में बहुत वैकेंसी इस ब्रांच में निकलने वाली है। ओके क्योंकि ओके। इस ब्रांच के भी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर ये अभी नहीं है। तो इस ब्रांच के लिए आपने अपने घर वालों को कैसे मनाया? लाइक कुछ स्टिग्मा फेस करा आपने इस ब्रांच के लिए? आपके घर वालों ने बोला हो कि बेटा अभी तो ये क्या ही नई ब्रांच है, इतनी पढ़ाई लिखाई की है, उसके बाद में फिर ये ब्रांच लेना? जैसे मेरे घर वाले हैं तो उनको तो कुछ ज्यादा आइडिया है नहीं, मतलब इस फील्ड हम्म। का कि इसमें आता क्या है। फिर भी मैंने उनको पता था कि इसमें कि ब्लड बैंक का, जैसे मैं बताता हूँ कि ब्लड बैंक का ही मेनली समझते हैं। तो मैंने उनको कहा कि अभी जैसे इस ब्रांच में फेलोशिप होती है क्लिनिकल हिमेटोलॉजी में, हम्म। तो कि मैं फेलोशिप भी कर लूंगा आगे। हम्म। तो इसे अभी तो आसानी से हो जाती है फेलोशिप को, नोटिफिकेशन आते हैं कि फेलोशिप कर लो 6 मंथ की, 1 ईयर की, तो कि मैं आराम से पेशेंट देख लूंगा। तो इसमें हम्म। क्लिनिकल हिमेटोलॉजी के में आप अगर फेलोशिप कर ली आपने, और मैंने उनको भी कहा कि डीएम भी स्टार्ट हो जाएगी इसमें, अभी इतना सब कुछ स्टार्ट हो ही गया है। तो क्लिनिकल हिमेटोलॉजी में जैसे आपने फेलोशिप कर ली, उसके बाद आप कैंसर के पेशेंट्स, ब्लड कैंसर के पेशेंट इजीली ट्रीट कर, मतलब आप देखना चालू कर सकते हैं। अब आप इस ब्रांच में आ गए हैं, और अब आप अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में है, तो आपको 7-8 महीने हो चुके होंगे इस ब्रांच में आए हुए अब तो आपके हिसाब से इस ब्रांच के दो हम्म। फायदे और दो नुकसान आप मुझे बताइए, जो आगे आपके फ्यूचर जूनियर्स को हेल्प करेंगे कि ये ब्रांच ली जाए या ना ली जाए। इसके दो नुकसान तो ऐसा है कि सबसे पहले तो नई ब्रांच है, हम्म। जितना इस ब्रांच में लिख रखा है हम्म। और जितनी बड़ी ब्रांच है उतना आपको फील्ड में, मतलब आप कॉलेज में आप ज्वाइन करोगे तो मिलेगा नहीं, हम्म। जितना हम्म। ये एनएमसी की गाइडलाइन है। हम्म। दूसरा है, इस डिपार्टमेंट में सारी जो फैकल्टीज है वो हम्म। इस ब्रांच की नहीं है, तो हो सकता है कि वो आपको वो सारी चीजें नहीं करवाएं। हम्म। ये दो बैकड्रॉप है, एक तो नई ब्रांच का है और एक आपकी फैकल्टीज का। हम्म। और फायदे तो मैं कितने भी गिना सकता हूँ कि हम्म। सबसे पहले आपके बार, अब सबको रहता है ना कि जॉब में, हम्म। जॉब आपको 100% मिलेगी इस ब्रांच, बढ़िया। हम्म। और डिसेंट इनकम के साथ। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। और आगे आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी जैसे टीएम में जिन्होंने डीएम कर रखा है उनके लिए एक ऑप्शन चालू हुआ, अभी नोटिफिकेशन आया है एनएमसी का। तो उन्होंने क्लिनिकल जो हिमेटोलॉजी का डिपार्टमेंट है वहाँ टीएम वालों को अलाउ किया। आप हम्म। भी अलाउ हो, मतलब एज ए, हम्म। मतलब सुपर स्पेशलिस्ट ही में हम्म। टीएम एमडी वाले भी एज ए हम्म। फैकल्टी हो सकते हैं। जैसे अभी एसआर की भी मेरे टाइम पे मैं आया तो एसआर की काउंसलिंग चल रही थी सीनियर हम्म। रेजिडेंट की। हम्म। तो हमारे राजस्थान में 16 सीट्स थी। हम्म। तो उसके लिए कैंडिडेट ने अप्लाई किया केवल 11 लोगों ने, तो कोई ओह। कंपटीशन ही नहीं था, सबको हाँ मिल गया। हाँ, सही बात है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि आपको कहीं कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा, कि आपको कोई नाइस। कुछ करना पड़ेगा, आपको सिर्फ पास होना है वो एमडी में, फिर आपको फॉर्म भरना है, जस्ट आपको एसआर मिल जाएगी। आपके अकॉर्डिंग आपने अपने सीनियर्स को देखा होगा, मतलब जो आपके एसआरज हैं, ये हैं, आपने बोला कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में इसका बहुत स्कोप है। आपको क्या लगता है कि हम्म। आप जब ये एमडी पास करके निकलेंगे और अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाते, क्योंकि गवर्नमेंट का तो पे हमको पता है कि फिक्स होता है, लेकिन कॉर्पोरेट में आपको क्या लगता है आपके सीनियर्स को देख के कि जस्ट एमडी पास करने के बाद आपको कितना पे मिल सकता है? अभी 2 लाख से 2.5 लाख के ऑफर्स आते हैं उनके पास। अच्छा ओके। हाँ। तो विक्रम, जैसे कि आपने बताया कि आपको बीएमटी करना पड़ता है थर्ड इयर्स को, और ये सब चीजें करनी पड़ती है, और मोस्टली आपके जो प्रोफेसर्स हैं वो दूसरी ब्रांच से, जैसे कि पैथो से। तो आपका लर्निंग कब अफेक्ट नहीं होता, मतलब आप लोगों को सीखने के लिए? क्योंकि आपने बोला कि पैथोलॉजिस्ट बीएमटी नहीं कर सकते, या पैथोलॉजिस्ट कार्ड सेल थेरेपी नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपने बोला। तो अब
आप लोगों को कौन सिखा रहा है ये, अगर आपके प्रोफेसर्स नहीं है तो? अ, अभी तो जैसे हमारे एसआर बन गए हैं, हम्म। तो एसआर हैं और कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट नहीं है, असिस्टेंट है, जो हमारी ब्रांच से अ, ये निकले हैं। हम्म। तो वो अभी ट्राई करते हैं नई नई चीज सीखे के इम्प्लीमेंट करें। एचओडी और वो नहीं है, बाकी हम्म। सब तो धीरे धीरे अब एसआर बन गए हैं, असिस्टेंट बन गए हैं, तो वो ट्राई करते हैं कि नई नई चीजें करते रहें। हम्म। और जैसे ये प्रोसीजर है, जैसे बीएमटी है या मैंने जितने भी प्रोसीजर लिए, तो ये पहले किसी न किसी ब्रांच के अंडर होते थे। जैसे हम्म। बीएमटी सर्जन परफॉर्म करता था, बाकी जगह से वो सीख के कॉन्फ्रेंस जो होती है उनसे वो ट्राई करते हैं कि नई नई चीज ला पाए। जो सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, उनके थ्रू। आपके हिसाब से आपकी ब्रांच या आपका डिपार्टमेंट कितना टॉक्सिक है? मीडियम है, टॉक्सिक है। कैसे, आप कैसे बताएंगे कि मीडियम? तो सर है, फैकल्टी है, वो इतना प्रेशर देते नहीं है काम के लिए। हम्म। और सीनियर्स हैं और साथ में सब अच्छे हैं मतलब। तो इसलिए हम्म। टॉक्सिक जैसा इन्वायरमेंट नहीं है। कुछ गलती हो जाती है तो सर इतना कोऑपरेट ही करते हैं। मेन जब फैकल्टी अच्छी है तो फिर डिपार्टमेंट अच्छा ही है। आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आज आप नीट पीजी देते हैं, तो अब तो आपको इस ब्रांच के बारे में पता चल गया है, हम्म। क्या अब आप खुद से आगे से ये ब्रांच चूज करेंगे नीट पीजी में? हाँ, डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है जिससे नहीं करनी चाहिए। ठीक है। हम्म। आप अपना कॉलेज और डिपार्टमेंट आउट ऑफ 10 कैसे रेट करेंगे, मतलब आउट ऑफ 10 आप कितना नंबर देना चाहेंगे? मैं नंबर 7। 10। ठीक। और एकेडमिक्स कैसा है आपके कॉलेज का, और आपने 7 नंबर ही क्यों दिए, क्या सोच के नंबर दिए, 3 नंबर कहाँ कम रह गए? ब्रांच में होना चाहिए था, जैसे कहीं इसमें वो टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है, तो जैसे एचएल लैब नहीं है जो इसका हम्म। मैच पार्ट होता है, जैसे हम्म। ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी। अगर ट्रांसप्लांट हो रहा है और ये जितनी भी अपन इसको बोलते हैं रूमेट वाली डिजीज है, तो उसमें एचएलए करवाना पड़ता है। एचएलए V27 हुआ, 30 हुआ, उनका एसोसिएशन है, तो वो नहीं हो रहा। तो शायद एकेडमिक्स अच्छा है, बहुत शानदार है, मतलब रेगुलर सेमिनार्स रहते हम्म। हैं और टॉपिक्स हम्म। दिए जाते हैं रेजिडेंट को, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि आपको स्टाइपेंड कितना मिलता है, आप ये बता दीजिए। ये इसका ऐसा है कि फ्रेशर के लिए तो अलग है और इन सर्विस है तो उनके लिए अलग है। ओके तो ओके। फ्रेशर के लिए 84,000 अभी मिलता है। ओके। अ, और अगर वो बाहर रहते हैं तो एचआर एड हो जाता है, तो 89,000 अभी मिल रहा है। और इन सर्विस का तो जो उनकी सैलरी होती है उतना ही उनको पे होता है। ओके ओके, ठीक है। अब मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आप मुझे बस एक आखिरी क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि अगर आपको किसी भी इंसान हाँ। को लास्ट में कुछ वर्ड्स बोलने हैं इस ब्रांच के बारे में, जाते जाते, कि हाँ ये आपको करना चाहिए, आप अपने फ्यूचर सेल्फ को या आप अपने आने वाली जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे? नीट पीजी से रिलेटेड हो चाहे ब्रांच से रिलेटेड हो, क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरी ब्रांच से रिलेटेड ही कहूँगा कि हम्म। आपने लास्ट में सब ट्राई कर लिया है, आपको कोई ब्रांच नहीं है, आपकी 1340 के ब्रांच है, तो ये इससे अच्छी ब्रांच नहीं। और आपको ऐसा रिमोट एरियाज में वर्क नहीं करना, पेरिफेरी में वर्क नहीं करना, मेट्रो सिटीज में विथ गुड इनकम के साथ जॉब करनी है। तो हम्म। इससे अच्छी कोई ब्रांच नहीं है। और आपको इसमें बहुत सारी 3 चीजें हैं। हम्म। लेबोरेटरी आप कहला सकते हैं, क्लिनिशियन आप कहला सकते हैं, और आप डीएम वो फेलोशिप कर सकते हैं हेमेटोलॉजी में। आज जैसे कॉर्पोरेट में अभी तो आप इस टाइम पे अगर इसको लेते हैं, इस रैंक पे जितना जल्दी करते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप नेक्स्ट 10 ईयर्स में किसी कॉलेज के एचओडी भी बन सकते हैं इजीली। विक्रम, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया हमें। और आई होप ये वीडियो सब देखें और उनको आईएचबीटी के बारे में पता चले, और आपके जो जूनियर्स आने वाले हैं वो बढ़िया आपको देख के आए। तो थैंक यू सो मच।